वालेकुम। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे खलीलुर रहमान आज़मी का गज़ल। और इसमें हम लोग सबसे अहम बात है कि रदीफ, काफिया, गज़ल फिर से सीखेंगे और सारा सवाल और जवाब भी हम लोग अच्छी तरह से देखेंगे। गज़ल का मुकम्मल तशरीह किस तरह से किया जाता है आज हम लोग ये भी देखेंगे। तो सबसे पहले खलीलुर रहमान आज़मी के बारे में देख लीजिए। यहाँ लिखे हैं खलीलुर रहमान आज़मी की पैदाइश 9 अगस्त 1927 ईस्वी को आजमगढ़ के सीधा सुल्तानपुर में हुआ। ये क्लियर है। उसके बाद इनका 3 शेरी मजमुआ है। मजमुआ या किताब का ये उसी में से मजमुआ में से जो एक टुकड़ा होता है उसी को किताब कहा जाता है। शेरी मजमुआ यानी बड़ा उसका जो होता है ये इसको आपको समझ जाना है। देखिए 3 शेरी मजमुआ कागजी पिरहन, नया अहदनामा, जिंदगी ए जिंदगी, इसके अलावा ए आसमा, जवाइया निगाह भी है। और उसके बाद खलीलुर रहमान आज़मी का इंतकाल देखिए तो 1 जून 1978 ईस्वी को हो गया। और उसके अलावा भी ये वाबस्ता जो थे इनका वाबस्ता अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से था। और उसके बाद इन्होंने आजमगढ़ में भी इनका पैदाइश हुआ था। तो हम लोग देख लिए। और उसके अलावा हम लोग कुछ और देख लें जो खलीलुर रहमान आज़मी के बारे में बहुत अहम होगा। तो ये भी देख लीजिए किताब के मुताबिक। देखिए सबसे पहले उनका तहकीक मकाला उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक 1972 में छपकर मंजर आम पर आ चुका है। और वो मयारी तहकीक मकालात में जमन में एक नमूना के तौर पर दिखाया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद इससे यहाँ मजामीन के मजमूए अगर कहें तो फिक्रो फन, ज़वाये निगाह और मजामीन ये भी आपको याद रखना है। उसके अलावा अब ये खलीलुर रहमान आज़मी के बारे में पूरी डिटेल से नहीं देखना है। चलिए अब हम लोग गज़ल की ओर सुनते हैं और गज़ल को अच्छी तरह से ध्यान से सुनते हैं। किस तरह से तशरीह आ जाए तो हम लोग करेंगे। देखिए सबसे पहले आपको पढ़ के सुना दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले गज़ल ये भी 2 को है खलीलुर रहमान आज़मी एक 2। गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं? मतला। गजल के आखिरी शेर को क्या कहते हैं? मक्ता। तो हम लोग अब शुरू करते हैं। गजल किसे कहते हैं आप लोग को बता दिए हैं। गजल का लघु माना औरतों से बात करना। जब एक शेर कोई हिरन को दौड़ा रहा हो और वो दौड़ाने के दौरान जो हिरन के मुंह से आवाज निकलती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? गजल कहते हैं। अब हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए आप ध्यान से सुनिए और किताब रख कर पास अपने मिलाइए तब आप लोगों को तशरीह करने आ जाएगा। देखिए लिखा है उस पर भी दुश्मनों का कहीं साया पड़ गया, गम सा पुराना दोस्त भी आखिर बिछड़ गया। देखिए इसमें खलीलुर रहमान आज़मी यह कहना चाह रहे हैं कि देखिए इंसान का गम, कहिए कि अगर कोई इंसान है उसके ज़िंदगी में गम नहीं है ये तो कोई नया बात नहीं है। यानी हर एक इंसान के पास गम से 2-4 होना है। ये कह रहे हैं कि पहले मेरे पास एक पुराना गम था जो वो भी मेरे दोस्त क्या हुआ बिछड़ गया। यानी बता रहे हैं मेरे पास जो बहुत कुछ चीज़ थी वो तो दुश्मन ने छीन ही लिया, लेकिन एक गम भी था, पुराना गम भी था जो दुश्मन के रूप में या दुश्मन वो भी उस पर भी दुश्मनों का क्या हो गया साया पड़ गया। यानी जो भी उनका पुराना एक गम था, साथी था गम के रूप में, वो भी उन पर क्या दुश्मनों का क्या हुआ साया पड़ गया। ये पहला शेर का मिसरा का है। ठीक। दूसरा, जी चाहता तो बैठते यादों की छाँव में, ऐसा घना दरख्त भी जड़ से उखड़ गया। देखिए इसमें कह रहे हैं कि हमारी ख्वाहिश है कि मैं भी यादों की छाँव में बैठूं, कि मैं भी पहले का बात को याद करूं, लेकिन ऐसा मेरे साथ नहीं है। मैं पहले वाले चीज़ को भूल गया हूं, इसीलिए कहा जा रहा है कि ऐसा घना दरख्त भी जड़ से उखड़ गया। ये देखिए जो बार बार आए उस गज़ल को रदीफ कहते हैं। ठीक है। और रदीफ से पहले जैसे में बिछड़, उखड़, ये सब काफिया है। ठीक है ना। पूछ देगा काफिया लिखिए तो काफिया आपको दिया है सवाल तो आप लोग समझ जाना है कि काफिया कैसे लिखना है। काफिया कौन है? रदीफ किसे कहते हैं? जो बार बार गजल में आए। तो गया आया है तो ये क्या रदीफ है। अगर उससे पहले वाला क्या होता है? काफिया। समझ में आ गया? आया जिस गजल में रदीफ ना हो उस गजल को क्या कहेंगे? ये बताए थे ना तो गैर मुरद्दफ। 10th क्लास में ही आपको समझा दिए थे। देखिए अगला, बस इतनी बात थी कि अयादत को आए लोग, दिल के हर एक जख्म का टाका उधड़ गया। ये आप लोग समझ चुके हैं ना कि जी चाहता तो बैठते यादों की छान में, यानी इनकी ख्वाहिश था कि मैं पहले यादों के छांव में बैठूं। जो मेरा पहले जिंदगी था, जिस तरह से मैं गम में नहीं था, अब मैं गम में हो गया हूं और याद करने की कोशिश भी कर पा रहा हूं तो याद कर नहीं पा रहा हूं। इसीलिए कह रहे हैं कि ऐसा घना दरख्त भी जड़ से उखड़ गया। अब बस इतनी बात थी कि अयादत को आए लोग, दिल के हर एक जख्म का टाका उधड़ गया। इसमें खलीलुर रहमान आज़मी कह रहे हैं देखिए आयादत उसकी की जाती है जो बीमार हो
उसको जाकर पूछताछ किया जाता है, और बीमार के पास जाकर पूछताछ करना ये क्या कहलाता है? अयादत। तो ये कहना ये चाह रहा है कि मैं एक बार जब बीमार पड़ा, और जब मैं पड़ा हुआ, जब लोग आए हमारे पास अयादत के लिए, तो यही कह रहे हैं कि बस इतनी बात थी कि अयादत को लोग दिल के हर एक जख्म का टाका उधड़ गया। कह रहे हैं कि कोई आता है तो उसको सुकून देता है, उससे बातें करता है, अच्छा उसको फीलिंग होता है, यानी कहिए कि उसका हर जख्म भर जाता है। लेकिन यहाँ ऐसे नहीं है, जो भी लोग इनके पास आए उनको सुकून देने की वजह से दुख देकर चले गए। इसमें ये कहना चाहते हैं कि बस इतनी बात थी कि अयादत को आए लोग, हर एक दिल के हर एक जख्म का टाका उधड़ गया। यानी बता रहे हैं कि जो भी आए अयादत को लोग सुकून देने की वजह से और दुख को बढ़ाकर चले गए। यारों ने खूब जाके जमाने से सुलह की, मैं ऐसा बद दिमाग यहाँ भी बिछड़ गया। कह रहे हैं यारों ने जमाने से, देखिए अब परिवर्तन यानी तब्दीली, जमाने के मुताबिक कह रहे हैं कि मेरे जो यार थे, मेरे दोस्त थे, वो जमाने के मुताबिक बदल गए, लेकिन मैं ऐसा बद दिमाग यहाँ भी बिछड़ गया। ये कह रहे हैं कि जब जिस तरह से ज़माना चल रहा है, अभी जो लाइफ है, यानी इंसान के रूप में तब्दीली होना चाहिए, जिस तरह से पढ़ाने लिखाने में, या देखिए हर चीज़ डिजिटल हो गया है, तो ये कह रहे हैं मेरे जो यार थे हर चीज़ में परिवर्तन किए, हर चीज़ में नया हुए, लेकिन मैं ऐसा बददिमाग इसमें भी पीछे रह गया। यानी मैं इस जमाने से सुलह नहीं किया और मेरा यार मुझसे आगे निकल गए। आगे देखिए, कोताहियों की अपनी मैं तावीली क्या करूं, मेरा हर एक खेल मुझसे ही बिगड़ गया। देखिए इसमें यह बता रहे हैं कि मेरा कोताही, मेरा नादानी, मैं क्या बताऊं कि मेरा कोताही कितनी है कि जिस खेल में मैं चाहा जीतने के लिए, उस खेल में मैं हार गया, क्योंकि मैं उस खेल में दिल ही नहीं लगाया। मैं चाहता तो इस खेल को जीत जाता, लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं इस खेल में दिल को लगाए ही नहीं, इसलिए मेरा हर एक खेल मुझसे बिगड़ गया। यानी अपने आप को ही दोषी दे रहे हैं और बताना चाह रहे हैं कि मेरा खेल मुझसे ही बिगड़ गया। यानी मैं चाहता तो दिल लगाकर हर एक खेल को जीत जाता, लेकिन मैं ऐसा कि इसमें भी मुझसे ये क्या हुआ, खेल बिगड़ गया। यानी हमारी ही गलती है इसमें। ठीक, आगे देखिए, अब क्या बताएं कि क्या था ख्यालों के शहर में, बसने से पहले वक्त के हाथों उजड़ गया। देखिए हर एक इंसान के ख्वाहिश होता है, ख्याल होता है कि पहले इस तरह का हम ख्याल करेंगे, सोचता है कि ख्याल बना लेता है कि हम आगे चल के किस तरह से शहर को बसाएंगे। तो यही कह रहे हैं कि क्या बताएं कि क्या था ख्यालों के शहर में। कह रहे कि मेरा पहले ख्याल था कि मैं भी अपने ख्यालों के शहर में क्या क्या बताऊं, लेकिन बस उसने क्या, बसने से पहले वक्त के हाथों उजड़ गया। कह रहे हैं कि अब उस ख्याल को किसी के बारे में बताकर क्या फायदा, जो बसने से पहले ही वक्त के हाथों क्या होगा। मैंने कह रहा है कि मेरे ख्याल है कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, या मैं भी जो अपने अंदर का ख्यालात रखा हूं, अब बताने से किसी को क्या फायदा, क्योंकि वो बसने से पहले ही उजड़ गया। पहला से मुकम्मल हो गया। देखिए इसमें मक्ता नहीं है। मक्ता किसे कहते हैं आप लोग को बताया है ना, ये आखिरी शेर है नहीं है, क्योंकि आखिरी शेर में मक्ता किसे कहा जाता है। हाँ, तो ये मक्ता है, इसमें नहीं ना है। तो इसमें देखिए खलील रहमान मक्ता नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। मक्ता उसे कहते हैं जो शायर अपना नाम शेर के आखिरी में अपना नाम इस्तेमाल करे, उसे मक्ता कहते हैं। देखिए अब हम लोग दूसरी की ओर चलते हैं। दूसरी गजल, हम बांसुरी पर मौत की गाते रहे नगमा तेरा, ए जिंदगी रुतबा है बाला तेरा। देखिए ये वो गम का वो पैकर में खलील रहमान आज़मी अपने शेर को, शायरी गजल को लिख रहे हैं। कह रहे हैं कि मेरे सामने मौत थी और मैं गीत गा रहा था, क्योंकि दोबारा उस जिंदगी को रुतबा बाला तेरा। कह रहे कि मैं दोबारा उस जिंदगी को याद कर रहा हूं, मेरे मौत सामने है। यही कह रहे हैं कि हम बांसुरी पर मौत की गाते रहे नगमा तेरा, मेरे सामने मौत है, ऐसे लग रहा है जैसे कि हम इंतकाल होने वाले हैं, लेकिन अभी भी क्या कर रहे हैं, ऐ जिंदगी मैंने पहले वाले जिंदगी को याद करके खुशी मना रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम हमेशा के लिए रहो। तो ये समझ में आ गया आप लोगों को। दूसरा देखिए, अपना मुकद्दर था यही ए मन बड़े आसूदगी, बस तिश्नगी गो पास था दरिया तेरा। इसमें देखिए खलील रहमान आज़मी ये कहना चाहते हैं कि ये एक तरह से कहिए कि अपना मुकद्दर था मनबा आसूदगी। कह रहे कि मेरे पास समुंदर मौजूद है, हर चीज मौजूद है, लेकिन मोहब्बत मुझको तिश्नगी प्यास, कह रहे कि मुझसे प्यास से इतनी मोहब्बत है कि सामने समुंदर दरिया रहते हुए भी मैं अपने पानी को पी
क्योंकि मुझे मोहब्बत किससे है? प्यास से। ये आप लोग समझ गई। इस गांव से उस गांव तक जंजीर गम के फासले, मंजिल तो क्या हमको मिले चलते रहे रास्ता तेरा। कह रहे हैं इस गांव से उस गांव, कह रहे हैं इधर से उधर जा रहे आ रहे हैं मंजिल की तलाश में, लेकिन फिर भी मुझे मंजिल नहीं मिल रही है। ये क्योंकि मेरे पास इतना ना गम का ही बोझ है कि मंजिल नहीं मिल रही है। अब आगे देखिए, उसके आगे, तू कौन था, क्या नाम था, तुझसे हमें क्या काम था, हर पर्दा दिल पर अभी धुंधला सा एक चेहरा तेरा। कह रहे हैं कि तू कौन था, तुझसे तो देखने से लगता था। अब देखिए हम लोग भी कोई चीज देखते हैं धुंधला तो साफ पता नहीं चलता कि ये कौन है। तो वही कह रहे हैं कि मैं देखता था तो चेहरा लगता था, तो शक है कि मैं ही हूँ या कौन है, लेकिन फिर भी मैं पूरी अच्छी तरह से बता नहीं सकता कि ये कौन है। इसमें ये कहना चाह रहे, इसलिए कह रहे तू कौन था, क्या नाम था तेरा, तुझसे हमें क्या काम था, हर पर्दा दिल पर अभी धुंधला सा एक चेहरा तेरा। इसमें बताना यही चाह रहे हैं कि मैं पहचान नहीं सकता कि तू कौन है, तेरा नाम क्या है, तुझसे काम क्या है मेरा। ये आप लोग अच्छी तरह समझ गए। सूरज है गो ना मेहरबा, है सर पे नीला सायबा, ऐ आसमां दायम रहे साया तेरा। ये कह रहे हैं सूरज की गर्मी तपिश इतनी है, आए फिर भी हम लोग सायबा, यानी सायबा से क्या मुराद है, यहाँ देखिए आसमान यानी छत पर, जो एक तरह से हमारे कहिए कि अभी हमारे ऊपर क्या है, तो एक दीवार है और दीवार के ऊपर साया बनाया हुआ है, जिसमें यही कहना चाह रहे हैं कि सूरज है गो ना मेहरबा, ऐ सर पे नीला सायबा। कह रहे हैं कि आसमान हमारे सर पर है और उसमें ऐ आसमां दायम रहे साया हमेशा। यानी कह रहे हैं, इसमें बताना चाह रहे हैं कि जिस तरह से आसमां को हमेशा आसमान कायम रहने वाला, दायम रहने वाला है, उसी तरह से हमारे सर पर से भी गम क्या हो। अब ये गम के ही बारे में बताना चाहते हैं। हर एक इनका शेर जो है गम और मुशद्दत से यानी मुद्दत से शेरों से भरा हुआ है। तो ये कह रहे हैं कि जैसे इंसान को भी चाहिए कि आसमान की तरह एक दूसरे पर साया बनाए रखें, जैसे आसमान हमेशा के लिए साया बनाए रखता है। ये आप लोगों को हो गया पूरे मुकम्मल गजल का तशरीह। अब सवाल जवाब देख लीजिए अच्छी तरह से, ये भी बना लीजिएगा, ठीक ना। तो सवाल जवाब यहाँ से शुरू होगा। खलीलुर रहमान आजमी कहाँ पैदा हुए, तो अब बन जाएगा अच्छी तरह से, बन जाएगा ना, तो बता भी देते हैं, ठीक। खलीलुर रहमान आजमी लिखे भी हैं 9 अगस्त 1927 ईस्वी को सीधा सुल्तानपुर में पैदा हुआ, आजमगढ़ के, ठीक ना। खलीलुर रहमान आजमी का पेशा क्या था, तो देखिए खलीलुर रहमान आजमी का पेशा तदरीस का था। तदरीस उसे कहा जाता है पढ़ने पढ़ाने का काम को, ये तदरीस है, ठीक ना। ये आपको इल्म अदब समझ जाना है। खलीलुर रहमान आजमी का ताल्लुक किस तालीमी इदारे से था, तो अलीगढ़ अदबी तहरीक से, लिखा जाएगा ना आप लोग अच्छी तरह से, और उसमें दिया भी होगा, आप लोग देख लीजिएगा। इनका इनके एक मजमुए का नाम बताइए, तो 3 लिख दिए हैं। नया अहदनामा आप लोग आराम से लिख दीजिएगा, हो जाएगा ना। देखिए लिखे है ना यहाँ, कागजी पिरहन नया अहदनामा जिंदगी है जिंदगी, तो हो जाएगा ना। किताब उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक किसकी लिखी है, तो खलीलुर रहमान आजमी के। खलीलुर रहमान आजमी के 2 हम असरियों के नाम बताइए, तो इसका सही जवाब होगा, इसमें किताब में आपको मौजूद है, इब्ने इंसा और एक काजमी, नासिर काजमी था और एक इब्ने इंसा। देखिए पढ़ाने के दौरान ये छोड़ दिए थे आपको, यहाँ देखिए दिया है नासिर काजमी और इब्ने इंसा के साथ नुमाया तौर पर पहचाने गए। ये इसका सही जवाब होगा, ये आप अच्छी तरह से बना लीजिएगा। उसके बाद सवाल क्या है, उसके बाद अगला सवाल देखिए, खलीलुर रहमान आजमी का, ये हो गया ना। खलीलुर रहमान आजमी के शायरी में कैसी कैफियत पाई जाती है, ये बताइए। तो देखिए खलीलुर रहमान आजमी की शायरी में कैसी कैफियत पाई जाती है, ये हर एक शेर में उधड़ गया बिछड़ गया यानी गम के बारे में बात करना चाह रहे हैं। ये अपने गजल के बारे में किस तरह से इज़हार कर रहे हैं कि इंसान के पास हमेशा, इंसान है तो उसके पास गम आना ही है, यानी इस तरह शायरी में अपना गम का इज़हार किए, बता रहे हैं कि एक इंसान के पास गम आता है तो किस रूप में आता है, कैसे आता है। तो ये सब बातें, ये सब कैफियत ये अपने गजल में, शेर व शायरी में ये इस्तेमाल करते हैं। कौन, खलीलुर रहमान आजमी। बनाकर लाइएगा तो उसमें अच्छी तरह से हम आपको सुधार देंगे। अगला सवाल देख लीजिए, दूसरी गजल का काफिया और रद्दीफ अपनी कॉपी पर लिखिए। अभी बता दें, रद्दीफ और अब बताना है, ये दूसरा शेर हो गया। ये देखिए 13 दिया है बार बार, तो ये क्या हुआ, रद्दीफ, और उससे पहले वाले को क्या कहेंगे, काफिया। तो आप लोग छांट कर लिख कर लेके आइएगा ना, यही से दे। नीला साहिबा से क्या मुराद है, नीला साहिबा से क्या मुराद है, आपको बताया ना। नीला
हाँ, आसमान, या देखिए यहाँ नीला साहिबा के यहाँ माने भी दिया है, तो आप उसको भी लिख सकती हैं कि छप्पर धूप और बारिश से बचने के लिए जो ऊपर लगा रहता है, साहिबा से वही ना मुराद हो सकता है। चाहे साहिबा से ये भी मुराद हो सकता है कि अगर कोई हम लोग के ऊपर, अगर कोई हमारे इंसान हमसे मदद कर रहा है या हेल्प ले रहा है, तो साहिबा उसे भी कह सकते हैं जो हमारे ऊपर साया बनाए रखे हैं, साहिबा वही ना होगा। समझ में आ रहा होगा। अब देखिए आगे सवाल कहाँ चला जा रहा है। खलीलुर रहमान आजमी का ताल्लुक उर्दू अदब की किस तहरीक से रहा है? तरक्की पसंद अदबी तहरीक से ना। ये मन पे जो है, उन्होंने अपनी शायरी में किस बड़े शायर का इत्बा में की है? तो ये सब भी देखकर और आपको अच्छी तरह से बना कर लाना है। एक छोटा है, आप उसको देख लीजिए और अच्छी तरह से बना लीजिए। बड़ा बड़ा सवाल है तो उसको रहने दीजिए। हाँ, तो उसको रहने दीजिए, बना कर लाइएगा। जब नहीं होगा तो हमको उसको अच्छी तरह से बता देंगे बनाने के दौरान। वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अस्सलाम वालेकुम।